Assalamu alaikum. Welcome to this lecture series on supervised learning and classification. So आज के इस लेक्चर में हम डिफरेंट टाइप ऑफ एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर्स की बात करेंगे, उनको कंपेयर करेंगे कि कौन सा एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर किस सिचुएशन में, किस सिनेरियो में, कौन सा टाइप ऑफ डाटा सेट के ऊपर कौन सा एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर बेस्ट परफॉर्म करता है या कर सकता है। हमने प्रीवियस 3 लेक्चर्स में 3 डिफरेंट टाइप ऑफ एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर्स डिस्कस किए, ID3 एल्गोरिथम जो कि इंफॉर्मेशन गेन यूज़ करता है एज ए एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर। आफ्टर दैट हमने डिस्कस किया C4.5 एल्गोरिथम के C4.5 एल्गोरिथम यूज़ करता है गेन रेशियो को इन ऑर्डर टू सेलेक्ट द बेस्ट एट्रीब्यूट। आफ्टर दैट हमने बात की कार्ट विच इज़ क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन ट्री के कार्ट एल्गोरिथम यूज़ करता है जीनी इंडेक्स को और गिनी इंडेक्स को एज ए एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर। सो इसके अलावा भी कौन कौन से एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर्स हैं हम उनके बारे में भी बात करेंगे और इनको कंपेयर करेंगे कि कौन सा एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर किस सिनेरियो में मोस्ट सूटेबल हो सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि ओवरफिटिंग क्या होती है, डेसिशन ट्री एल्गोरिथम ओवरफिट कब करता है, इसको अवॉइड कैसे किया जा सकता है। इसके अलावा प्रूनिंग क्या होती है, ट्री को प्रून करना, डेसिशन ट्री को प्रून करना, उसकी कौन कौन सी अप्रोचेस हैं और ये भी हम आज के ही लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो जो एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर्स हम लोग डिस्कस कर चुके हुए हैं या जो मोस्ट फेमस एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर्स हैं उनमें वही हैं जो कि हम प्रीवियस 3 लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, लाइक इंफॉर्मेशन गेन, गेन रेशियो एंड जीनी इंडेक्स। सो इंफॉर्मेशन गेन की जब हमने बात की तो उसमें हमने देखा कि इट इज़ बाइस्ड टुवर्ड्स मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। इसका मतलब क्या है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हुए हैं कि इंफॉर्मेशन गेन या ID3 जो एल्गोरिथम है जिसमें इंफॉर्मेशन गेन को यूज़ किया जाता है इन ऑर्डर टू सेलेक्ट द बेस्ट एट्रीब्यूट। सो जब बेस्ट एट्रीब्यूट सेलेक्ट किया जाता है या एट्रीब्यूट्स को रैंक किया जाता है तो इंफॉर्मेशन गेन समहाउ बायसनेस शो करता है टुवर्ड्स मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। जिन एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़ या जिन एट्रीब्यूट्स की आउटकम्स ज़्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू दोज जिन एट्रीब्यूट्स की आउटकम्स कम होती हैं। सो सपोज हमारे पास ये 3 डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं A, B एंड C। सपोज A एट्रीब्यूट्स के हमारे पास 2 डिफरेंट आउटकम्स हैं, B एट्रीब्यूट के हमारे पास सपोज 3 डिफरेंट आउटकम्स हैं एंड वी हैव एट्रीब्यूट C जिसके हमारे पास सपोज 5 डिफरेंट वैल्यूज़ या आउटकम्स हैं। तो इंफॉर्मेशन गेन फेवर करता है उन एट्रीब्यूट्स को जिनकी आउटकम्स या जिनकी नंबर ऑफ वैल्यूज ज्यादा होती हैं। सो ये था इशू इंफॉर्मेशन गेन का। इसके बाद हमने डिस्कस किया गेन रेशियो जो कि एक नॉर्मलाइज्ड फॉर्म है इंफॉर्मेशन गेन की। सो ये जो इशू था बायसनेस का टुवर्ड्स मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स वो रिजॉल्व हो जाता है समहाउ इन गेन रेशियो में या C4.5 के अंदर। C4.5 इज अ डेसिशन ट्री एल्गोरिथम जो कि यूज़ करता है गेन रेशियो को एज ए एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर। सो उसके बाद इसके कुछ इश्यूज थे जो कि C4.5 और गेन रेशियो टेंड्स टू प्रेफर अनबैलेंस्ड स्प्लिट्स इन विच वन पार्टीशन इज मच स्मॉलर देन द अदर। अब गेन रेशियो क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है या क्या इसकी प्रॉब्लम है कि ये प्रेफर करता है उन सिचुएशंस में या उन पार्टीशंस को जिसमें नंबर ऑफ सैम्पल्स या एग्जांपल्स कम होती हैं। और इसकी एग्जांपल ये है कि ए को सपोज है हमारे पास एक एट्रीब्यूट है। तो जब इसकी बेस पे हम लोग अपने डाटा सेट को या ये एट्रीब्यूट डाटा सेट को स्प्लिट करता है तो सपोज इसमें आ रही है हमारे पास 3 सैम्पल्स जबकि दूसरे सबसेट के या दूसरी पार्टीशन के ऊपर हमारे पास आ रही हैं 15 सैम्पल्स। तो ये प्रेफर करता है उन पार्टीशंस को जिनकी स्मॉल नंबर ऑफ एग्जांपल्स होती हैं। इट टेंड्स टू प्रेफर अनबैलेंस्ड स्प्लिट्स इन विच वन पार्टीशन इज मच स्मॉलर देन दी अदर्स।
सो ये इशू है C4.5 एल्गोरिदम का या गेन रेशियो का। उसके बाद हमने डिस्कस किया जिनी इंडेक्स को, जो कि हम लोग ने देखा कि ये यूज़ किया जाता है इन स्कार्ट और क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन ट्री, जो कि हमेशा बाइनरी ट्री ही कंस्ट्रक्ट करता है या रिस्ट्रिक्ट करता है डिसीजन ट्री कंस्ट्रक्शन को, कि हमेशा बाइनरी ट्री ही कंस्ट्रक्ट किया जाए। सो इट इज़ ऑल्सो बाइस्ड टुवर्ड्स मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स, जो कि ID3 एल्गोरिदम का ड्रॉबैक था, वही यहाँ पे भी इशू क्रिएट हो रहा है जिन इंडेक्स के अंदर भी। इसके अलावा इट हैज़ डिफ़िकल्टी व्हेन नंबर ऑफ क्लासेस इज़ लार्ज, कि ये ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाता है जब हमारे पास नंबर ऑफ क्लासेस ज़्यादा हों। लाइक बाइस कंप्यूटर की हम जो एग्जाम्पल डिस्कस करते आ रहे हैं अपने प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में, उसमें नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स कितनी है, जस्ट 2 एग्जाम्पल, नंबर ऑफ क्लासेस कितनी है, जस्ट 2। लाइक बाइस कंप्यूटर का एक वेरिएबल है जिसमें हमारे पास वैल्यूज हैं, या यस है या नो है, तो हमारी क्लासेस मैक्सिमम कितनी है, 2 है। सो इसके लिए तो ये कंपैरेटिवली अच्छा परफॉर्म करेगा, ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं है। बट ये जब नंबर ऑफ क्लासेस हमारी ज़्यादा हो जाती हैं तो उस सिनेरियो में ये बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स, कंप्यूटेशनली कम्प्लेक्स अप्रोच है इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट द डिसीजन ट्री। इसके अलावा इट टेंड्स टू फेवर टेस्ट्स that result in equal sized partitions and purity in both partitions। इसका बेनिफिट कह लें या एक इसकी जीनी इंडेक्स का एक पॉइंट है कि ये उन टेस्ट्स को फेवर करता है जब हमारे पास इक्वल साइज्ड पार्टीशंस हों। मींस यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि सपोज हमारे पास 315 की पार्टीशंस आ रही हैं, तो जीनी इंडेक्स उन पार्टीशंस को फेवर करता है जिनमें जो कि इक्वल साइज्ड हो, लाइक 7 7 और 10 10, इक्वल साइज पार्टीशंस को फेवर करता है। और वो इक्वल साइज पार्टीशंस जिनमें प्योरिटी भी इन्वॉल्व हो। प्योरिटी इन्वॉल्व हो मीन्स के पार्टीशंस प्योर हो। प्योर का मतलब क्या है कि जो पार्टीशंस बन रही है उनमें सेम क्लासेस होनी चाहिए, होमोजीनियस क्लासेस। लाइक अगर वो 7 टपल्स हैं या 7 रोज हैं तो सारी की सारी या यस में हो या सारी की सारी नो में हो, क्लास नो हो, या सारी 7 के 7 सैंपल्स की क्लास यस हो या नो हो। सो इट टेंड्स टू प्रेफर द टेस्ट्स दैट रिजल्ट इन इक्वल साइज्ड पार्टीशंस एंड प्योरिटी इन बोथ पार्टीशंस। ओके, सो ये तो थे 3 फेमस एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर्स जो कि यूज़ किए जाते हैं ID3 एल्गोरिदम में, C4.5 में एंड कार्ट एल्गोरिदम में। सो इसके अलावा हमारे पास कुछ और भी एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर्स हैं जिनमें हमारे पास चैट विच इज़ अ पॉपुलर डिसीजन ट्री एल्गोरिदम विच मेजर्स बेस्ड ऑन chi-square टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस। इसके अलावा हमारे पास CSEP एक और एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर है जो कि बेटर परफॉर्म करता है देन इंफॉर्मेशन गेन एंड जीनी इंडेक्स इन सर्टेन केसेस। मींस के CSEP एक बेटर अप्रोच है सम सिनेरियोज में कि ये इंफॉर्मेशन गेन और जीनी इंडेक्स लाइक ID3 एंड कार्ट से ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर सकता है इन सम सिनेरियोज। इसके अलावा जी स्टैटिस्टिक्स which has a close approximation to chi-square distribution, almost similar type of like chat and G statistics. After that we have MDL which is minimal description length principle, like this is the simplest solution is preferred। इसमें हम simplest solution को preferred करते हैं, मतलब smallest tree construct करते हैं। The best tree as the one that requires the fewest number of bits to both like encode the tree and encode the exceptions to the tree। मीन्स कि ये उन ट्रीज को प्रेफर करता है या इस तरह के ट्रीज कंस्ट्रक्ट करता है जिनको स्टोर करने के लिए स्मॉल नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड हो। क्या स्टोर करने के लिए या क्या इनकोड करने के लिए? जो ट्री कंस्ट्रक्ट हो रहा है उसको इनकोड करने के लिए कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे आपको पता है। तो ऐसा ट्री जिसको स्टोर करने के लिए कम नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड हैं उसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, या इनकोड द एक्सेप्शंस टू द ट्रीज। ओके,
उसके बाद है हमारे पास मल्टीवेरिएट स्प्लिट्स कि ऐसे ट्रीज या ऐसे एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर्स जो कि मल्टीवेरिएट स्प्लिट्स को प्रेफर करते हैं, लाइक पार्टीशंस बेस्ड ऑन मल्टी वैल्यूड या मल्टी वेरिएबल कॉम्बिनेशंस। ऐसे एट्रीब्यूट्स जिनके नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स जिसमें नंबर ऑफ एट्रीब्यूट की आउटकम्स या वैल्यूज ज़्यादा होती हैं, उनके लिए ये ज़्यादा बेटर सूटेबल ऑप्शन हो सकती है, जिसके अंदर कार्ट एक फेमस एल्गोरिथम है which finds multivariate splits based on a linear combination of attributes. Okay, so ये कुछ थी हमारे पास टाइप्स एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर्स की। So अब क्वेश्चन ये बनता है कि which attribute selection measure is the best? क्या कोई ऐसा पैरामीटर, ऐसी कोई अप्रोच है जिससे हम बता सकें कि ये एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर यूज करना ज्यादा सूटेबल रहेगा जब हम लोग डिसीजन ट्री को कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं या इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन ट्री इंडक्शन। सो अभी तक जितनी भी रिसर्च हुई है उसमें यही बात सामने आई है कि ऐसा कोई पैरामीटर या कोई अप्रोच नहीं है जिससे हम लोग कह सकें कि ये एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है, बल्कि देयर इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन ऑल दीज एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर्स। लाइक जैसा कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, मोस्ट गिव गुड रिजल्ट्स, none is significantly superior than the others। मीन्स को कोई हम ये नहीं कह सकते कि सी सैप सबसे बेटर परफॉर्म करता है या जीनी इंडेक्स सबसे ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है, नहीं, बल्कि सारे ही ऑलमोस्ट गुड रिजल्ट्स प्रोवाइड करते हैं। लेकिन हाँ, कुछ सिनेरियोज में कुछ एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर्स ज़्यादा सूटेबल रहते हैं और कुछ में कुछ। ओके, तो ये तो था हमारा अभी आज जो हम प्रीवियस काफ़ी लेक्चर से 4 to 5 लेक्चर्स हमने एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर्स के ऊपर स्पेंड किए। तो आई होप कि आप लोग इससे काफ़ी हद तक फेमिलियर हो गए होंगे। सो नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है ओवरफिटिंग का एंड ट्री प्रूनिंग का। सो पहले हम बात करते हैं ओवरफिटिंग की। ओवरफिटिंग क्या होती है? असल में हम जो बात करते आ रहे हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग की, डाटा माइनिंग के अंदर या मशीन लर्निंग के अंदर या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, तो सुपरवाइज्ड लर्निंग है क्या? हमने पहले बात की कि हम लोग ऐसी मशीन्स बनाना चाहते हैं जो कि खुद से लर्न करें और कोई डिसीजंस लें, प्रेडिक्शंस करें हमारे लिए। सो उसके लिए हम लोग मशीन्स को ट्रेन करते हैं, मशीन्स को सिखाते हैं, कंप्यूटर्स को सिखाते हैं कि ऐसे परफॉर्म करना है, ऐसे सिनेरियोज में आपने इस तरह परफॉर्म करना है। तो वो जो हम सिखाते हैं, उसको लर्न करवाते हैं, वो हम लोग जैसा कि आप लोगों को पता है हम लोग डाटा यूज़ करते हैं। उसके लिए उसके सैंपल्स क्या हो सकते हैं मशीन के लिए, उसके लिए उसकी एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं, हम लोग उन्हें डाटा प्रोवाइड करते हैं, उन्हें एग्जांपल्स देते हैं कि इस तरह का डाटा हो तो इसकी ये आउटपुट होगी, इस तरह का डाटा होगा तो ये आउटपुट होगी। तो उसको हम लोग डिफरेंट सैंपल्स के ऊपर ट्रेन करते हैं, लर्न करवाते हैं। इस लर्निंग प्रोसेस को ट्रेनिंग बोलते हैं कि मशीन ट्रेन हो रही है, मशीन लर्न कर रही है। लेकिन उस ट्रेनिंग प्रोसेस के अंदर जब मशीन चीज़ों को सीखने के बजाय, चीज़ों को लर्न करने के बजाय चीज़ों को मेमोराइज करना स्टार्ट कर देती है, तो हम कहते हैं कि मशीन ओवरफिट होना स्टार्ट हो गई है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, एन इंड्यूस्ड ट्री में ओवरफिट द ट्रेनिंग डाटा। मीन्स के जो ट्रेनिंग डाटा हमने उसे प्रोवाइड किया था मशीन को, मशीन उसे लर्न करते करते इस स्टेज तक आ गई कि मशीन उसे लर्न करने के बजाय उसको मेमोराइज कर लिया। अब लर्न करने में और मेमोराइज करने में बहुत डिफरेंस है। लर्न करना के मीन्स कि उसने इसके ट्रेनिंग डाटा के अंदर जो पैटर्न थे उसको अंडरस्टैंड कर लिया है। अब उसको कोई नया सैंपल दिया जाएगा उसी टाइप ऑफ डाटा सेट का, तो उसको क्लासीफाई कर सकेगी, उसको प्रेडिक्ट कर सकेगी कि इसकी आउटपुट क्या होगी, इसकी क्लास क्या होगी। लेकिन मेमोराइज करना एक डिफरेंट चीज़ है कि मशीन ने इस ट्रेनिंग डाटा को ही मेमोराइज कर लिया है। इन अदर वर्ड्स की मशीन ने इन ट्रेनिंग सैंपल्स को रट्टा लगा लिया कि इसके बारे में तो उसे बहुत अच्छे से पता है, बट ये जब मशीन ओवरफिट हो जाती है, तो जब उसके पास कोई अनसीन सैंपल्स आते हैं, कोई टेस्ट जब उसको किया जाता है, तो वो इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करती। इसकी एक ऑब्वियस एग्जांपल है स्टूडेंट्स की। जब हम लोग बात करते हैं, जब पेपर में अपीयर होते हैं, तो स्टूडेंट्स जब कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के बजाय क्वेश्चंस को रट्टा लगा लेते हैं, तो अगर वो क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो वो तो बहुत अच्छे से उसको आंसर करके आ जाते हैं। लेकिन जब स्टूडेंट्स को एग्जाम में
उस कॉन्सेप्ट के बारे में कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो उसके ऊपर वो अच्छा परफॉर्म नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ क्वेश्चंस को रट्टा लगाया हुआ है लेकिन उन्होंने कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड नहीं किया। तो यही बिल्कुल एनालॉगी है ओवरफिटिंग की, कि मशीन चीज को समझने के बजाय, लर्न करने के बजाय उसको रट्टा लगा लेती है या उस ट्रेनिंग डाटा को मेमोराइज कर लेती है। सो जैसा कि नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, इट रिजल्ट्स इन पुअर एक्यूरेसी टू क्लासिफाई द टेस्ट सैंपल्स और अनसीन सैंपल्स। मीन्स कि जब मशीन को टेस्ट किया जाता है या उसे कोई नए सैंपल्स दिए जाते हैं, टेस्ट अनसीन सैंपल्स, तो उनके ऊपर वो उनकी एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी नहीं होती। जबकि ट्रेनिंग फेज के ऊपर तो उस मशीन की एक्यूरेसी 100% तक आ रही होती है। ओके, इट हैज़ टू मैनी ब्रांचेस दैट रिफ्लेक्ट अनोमलीज ड्यू टू नॉइज और आउटलाइर्स एंड एक्सेट्रा। मीन्स कि आपके ट्रेनिंग डाटा जो है उसके अंदर नॉइज भी हो सकता है, आउटलाइर्स भी हो सकते हैं कुछ। ये नॉइज क्या होता है, आउटलाइर्स क्या होता है, ये हम अपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स में इनके बारे में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। सो जब मशीन लर्न कर रही होती है, तो जब मशीन उसको ओवरफिट हो जाती है, तो मशीन जो ट्रेनिंग डाटा के अंदर अनोमलीज होती हैं या आउटलाइर्स होते हैं, वो उनको भी डाटा के, ट्रेनिंग डाटा के पैटर्न्स कंसीडर करती है। तो नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली वो जब अनसीन सैंपल्स आएंगे या टेस्ट सैंपल्स आएंगे तो उनके ऊपर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी। सो डिसीजन ट्री को ओवरफिटिंग से बचाने के लिए, इन अदर वर्ड्स हमारी लैंग्वेज में, कि डिसीजन ट्री ना कि ट्रेनिंग डाटा को मेमोराइज कर ले बल्कि लर्न करने के बजाय मेमोराइज करना स्टार्ट कर दे, उससे बचाने के लिए हम लोग ट्री को प्रून करते हैं, ट्री को कट करते हैं, डिसीजन ट्री को। लाइक हमारे रियल लाइफ में जो ट्रीज होते हैं उनकी भी अननेसेसरी ब्रांचेस को, शाखों को हम लोग कट कर देते हैं। तो उसी तरह डिसीजन ट्रीज के अंदर वो ब्रांचेस जो कि हमें या डिसीजन ट्री को टुवर्ड्स ओवरफिटिंग लेके जा रही होती हैं, हम उन ट्रीज को, उन ब्रांचेस को कट कर देते हैं, प्रून कर देते हैं। सो इस कट करने के, प्रूनिंग के 2 डिफरेंट अप्रोचेज हैं, एक प्री प्रूनिंग एंड द सेकंड वन इज पोस्ट प्रूनिंग। सो प्री प्रूनिंग क्या है? इट एक्चुअली हॉल्ट द ट्री कंस्ट्रक्शन अर्ली, halt the tree construction early। मतलब क्या है कि डिसीजन ट्री जैसे जैसे हम लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसको पूरा कंस्ट्रक्ट करने से पहले ही हम लोग डिसीजन ट्री को रोक देते हैं कंस्ट्रक्ट करना, कि यहाँ तक जितना कंस्ट्रक्ट हो गया है दैट्स एनफ। मीन्स के फर्दर अगर हम लोग डिसीजन ट्री को कंस्ट्रक्ट करेंगे, फर्दर टेस्ट करेंगे अपने डाटा सेट के ऊपर, तो वो ज़्यादा क्या कहते हैं, स्पेसिफाई करता चला जाएगा उन ट्रेनिंग एग्जांपल्स के ऊपर। ओके, दैट मींस डू नॉट स्प्लिट अ नोड इफ दिस वुड रिजल्ट इन द गुडनेस मेजर फॉलिंग बिलो अ थ्रेशोल्ड। कि जैसे ही हमारा नेक्स्ट टेस्ट या नेक्स्ट जो हम स्प्लिट कर रहे हैं उससे हमारे डिसीजन ट्री का गुडनेस मेजर जो हमने चूज किया हुआ है वो कम हो रहा है प्रीवियस से, तो हम क्या करते हैं, डिसीजन ट्री के कंस्ट्रक्शन प्रोसेस को रोक देते हैं। इसे कहते हैं प्री प्रूनिंग, कि हमने डिसीजन ट्री को स्टॉप कर दिया कंस्ट्रक्ट करना। सो इसमें डिफिकल्टी क्या है? इट इज डिफिकल्ट टू चूज एन अप्रोप्रिएट थ्रेशोल्ड। ये एक डिफिकल्ट टास्क होता है प्री प्रूनिंग के अंदर, कि कौन सा थ्रेशोल्ड चूज किया जाए, कि कहाँ पे जाके गुडनेस मेजर का कौन सा थ्रेशोल्ड होना चाहिए कि जहाँ पे जाके हम लोग, जिसकी बेसिस के ऊपर हम डिसीजन ट्री के कंस्ट्रक्शन प्रोसेस को स्टॉप करें। सो मोस्टली ये भी यूज की जाती है। इसके बाद पोस्ट प्रूनिंग का कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या है कि हम डिसीजन ट्री को पूरा कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, जितना कंस्ट्रक्ट हमारा जो भी एल्गोरिथम हम लोग यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं, उसके थ्रू हम लोग पूरा डिसीजन ट्री कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। आफ्टर दैट इन पोस्ट प्रूनिंग वी रिमूव ब्रांचेस फ्रॉम अ फुली ग्रोन ट्री। जब पूरा ट्री कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं उसके बाद हम उस डिसीजन ट्री की जो ब्रांचेस होती हैं, अननेसेसरी ब्रांचेस, उनको हम लोग रिमूव करते हैं, उनको हम लोग प्रून करते हैं। सो इट गेट अ सीक्वेंस ऑफ प्रोग्रेसिवली प्रून्ड ट्रीज। हम डिफरेंट डिसीजन ट्रीज, एक जो फुली ग्रोन ट्री है उसके हम लोग डिफरेंट सैंपल्स ले लेते हैं ऑफ विद रिमूव्ड ब्रांचेस। मतलब एक जो फुली ग्रोन ट्री था उसकी कुछ ब्रांचेस हम लोगों ने रिमूव कर दी, फिर इसके डिफरेंट सैंपल्स ले लिए। एक डिसीजन ट्री का हमने कुछ ब्रांचेस प्रून कर दी, दूसरे डिसीजन ट्री में, उसी डिसीजन ट्री में कुछ और ब्रांचेस प्रून कर दी, एंड उसी ट्री से ही कुछ और ब्रांचेस ट्री प्रून करके उसके नंबर ऑफ
सीक्वेंस ऑफ ट्रीज हमने जनरेट कर लिए। अब उन सारे ट्रीज की हम लोग क्या करेंगे, एक्यूरेसी फाइंड करेंगे। सो उनमें से जो बेस्ट होगा वो हम अपना एज ए एक्चुअल या ऑप्टिमल डिसीजन ट्री कंसीडर करेंगे आफ्टर अप्लाइंग पोस्ट प्रूनिंग। सो यूज अ सेट ऑफ डाटा different from the training data to decide which is the best pruned tree। मीन्स के जो हमने fully grown tree से different pruned tree चूज किए थे, उन सब के ऊपर हम लोग टेस्ट डाटा दे के उसकी एक्यूरेसी मेजर करेंगे। सो वो डिसीजन ट्री हम लोग कंसिडर करेंगे कि ये ऑप्टिमल है या बेस्ट डिसीजन ट्री है, जिसके ऊपर हमारी एक्यूरेसी अच्छी आ रही होगी ऑन दी टेस्ट डाटा सेट। सो अभी इस कोर्स के लिए तो इसके लिए इतना ही ओवर फिटिंग एंड ट्री प्रूनिंग के अंदर। बाकी एडवांस लेवल के ऊपर इसके ऊपर डिटेल्ड इसके एल्गोरिथम्स भी हैं, डिफरेंट अप्रोचेस हैं कि किस तरह से ये काम करना है। सो आपके कोर्स के लिए इतना ही, और आपकी बुक में भी इतना ही इसके बारे में बताया गया हुआ है। सो इसके बाद हम आते हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डिसीजन ट्रीज एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस। सो डिसीजन ट्री को अप्लाई करना, एल्गोरिथम को अप्लाई करना फॉर क्लासिफिकेशन इज एन इनएक्सपेंसिव टू कंस्ट्रक्ट। कि डिसीजन ट्रीज को कंस्ट्रक्ट करना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता लाइक अदर क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स। लाइक अगर हम बात करें आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स की, स्पोर्ट वेक्टर मशीन्स की, तो कंपैरेटिवली उनकी निस्बत ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते। एक्सपेंसिव इन द सेंस के कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव। ओके, सो इट इज एक्सट्रीमली फास्ट एट क्लासिफाइंग अननोन records। मीन्स के टेस्ट टाइम के ऊपर इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। एक्सट्रीमली फास्ट एट क्लासिफाइंग अननोन records मीन्स के ट्रेनिंग टाइम के ऊपर ये थोड़ा टाइम लेते हैं, लेकिन टेस्टिंग टाइम के ऊपर ये बहुत फास्ट परफॉर्म करते हैं। इसके बाद इजी टू इंटरप्रेट फॉर स्मॉल साइज ट्री। के जो डिसीजन ट्री हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं उसको अंडरस्टैंड करना, उसको समझना बहुत ज़्यादा आसान होता है। जबकि अगर इसका कंपेयर करें आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स के साथ, तो उसमें उसको इंटरप्रेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एसवीएम की बात करें तो उसमें इंटरप्रेट करना हमारे मॉडल को कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू डिसीजन ट्रीज। ये ईजी टू इंटरप्रेट है। इसके बाद रिवर्स्ड टू नॉइज, स्पेशली व्हेन मेथड्स टू अवॉइड ओवरफिटिंग आर एम्प्लॉयड। सो ये नॉइजी डाटा के केस में भी ये बहुत अच्छे परफॉर्म करते हैं, बट कंडीशन ये है कि हमने वो अप्रोचेस यूज़ की हुई हों जिससे हम लोग डिसीजन ट्री को ओवरफिटिंग से अवॉइड करते हैं, लाइक प्री प्रूनिंग या पोस्ट प्रूनिंग। इसके बाद डिसीजन ट्रीज कैन इजीली हैंडल रिडंडेंट और इररेलेवेंट एट्रीब्यूट्स unless the attributes are interacting। मीन्स के डिसीजन ट्रीज रिडंडेंट एट्रीब्यूट्स को भी या इररेलेवेंट एट्रीब्यूट्स को भी इजीली हैंडल कर सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है कि उन एट्रीब्यूट्स की आपस में इंटरेक्टिंग ना हो, एट्रीब्यूट्स आपस में इंटरेक्टिंग ना हो या वो आपस में रिलेटेड को रिलेटेड ना हो। ओके, इसके बाद है सम डिसएडवांटेजेस। तो डिसएडवांटेजेस क्या है कि स्पेस ऑफ पॉसिबल डिसीजन ट्रीज एक्सेप्ट एक्सपोनेंशियली लार्ज। क्योंकि डिसीजन ट्रीज को जब कंस्ट्रक्ट करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा स्पेस रिक्वायर्ड करते हैं। ओके, क्योंकि डिसीजन ट्री जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है उसी तरह उसको स्टोर करने के लिए भी नंबर ऑफ बिट्स ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, ज़्यादा स्पेस रिक्वायर्ड होती है। इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट इंटरेक्शन बिटवीन एट्रीब्यूट्स। कि डिसीजन ट्रीज एट्रीब्यूट्स के बीच में रिलेशन को, इंटरेक्शन को, उनके कोरिलेशन को, के कॉन्सेप्ट को कंसीडर नहीं करते। हर एट्रीब्यूट को इंडिपेंडेंट लेके चलते हैं डिसीजन ट्रीज के अंदर। इसके अलावा डिसीजन ट्रीज ईच डिसीजन बाउंड्री इन्वॉल्व्स ओनली अ सिंगल एट्रीब्यूट। मीन्स के जो भी हम लोग टेस्ट करते हैं या जो भी एट्रीब्यूट सेलेक्ट करते हैं, तो हम आपने देखा कि जितनी भी हमने डिसीजन ट्री कंस्ट्रक्ट किए सब में एक टाइम के ऊपर सिर्फ एक एट्रीब्यूट के ऊपर ही हम लोग रिलाई कर रहे होते हैं। एज इतनी है तो ये डिसीजन होगा, एज इतनी है तो ये डिसीजन होगा, जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जांपल्स में देखा है। तो इसमें वही जो हमने प्रीवियस पॉइंट के ऊपर देखा कि इंटरेक्शन बिटवीन एट्रीब्यूट्स को ये कंसीडर नहीं करता। सो वही बात यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट के अंदर की जा रही है कि ईच डिसीजन बाउंड्री, जो भी डिसीजन हम लोग लेते हैं वो सिंगल एट्रीब्यूट के ऊपर ही डिपेंड कर रहा होता है। ओके, ये भी एक ड्रॉबैक है डिसीजन ट्रीज का। सो
हमने डिसीजन ट्रीज के ऊपर काफ़ी लेक्चर्स स्पेंड किए, ऑलमोस्ट 4 लेक्चर्स हमने डिसीजन ट्रीज के ऊपर स्पेंड किए। उसमें हमने डिस्कस किया, पहले हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात की, उसके बाद हमने ID3 एल्गोरिदम के देखा, फिर C4.5 एंड आफ्टर दैट प्रीवियस लेक्चर में ही हमने बात की कार्ट एल्गोरिदम की, जो कि क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन ट्री है, जिसमें हम यूज़ करते हैं जीनी इंडेक्स को एज ए एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर। इसके बाद हमने कंपेयर किया डिफरेंट टाइप ऑफ एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर्स को, और उसके बाद हमने बात की कि ओवरफिटिंग क्या होती है, ओवरफिटिंग को अवॉइड कैसे किया जाता है। ओवरफिटिंग को अवॉइड करने के लिए हमने 2 डिफरेंट अप्रोचेस देखी प्रूनिंग की, जिसमें पोस्ट प्रूनिंग और प्री प्रूनिंग की बात की हम लोगों ने। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिसीजन ट्रीज, जो कि हम अपने प्रीवियस 4 और 5 लेक्चर्स में बात कर चुके हैं। हमने डिफरेंट एल्गोरिथम्स भी देखे, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स की बात की डिसीजन ट्रीज की। सो नेक्स्ट 1 और 2 लेक्चर्स में हम इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देखेंगे इन रैपिडमाइनर एंड वैका, जिसमें हम डिफरेंट डाटा सेट्स को चूज़ करेंगे और देखेंगे कि किस तरह हम लोग प्रैक्टिकली रैपिडमाइनर एंड वैका के अंदर डिफरेंट डिसीजन ट्री के एल्गोरिथम्स अप्लाई करके किस तरह डिसीजन ट्रीज को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।